मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे तुम्हारे साथ मजे करके बहुत अच्छा लगता है। मजा तो मुझे भी बहुत आता है, और अगर तुम्हारे पति को पता चलेगा तो क्या होगा हमारा? हमें मजे करने के लिए कोई नहीं रोक सकता, ना तो मेरा पति और ना ही कोई और। तुम डरो मत, मैं एक आईपीएस हूँ। वो तो मैं जानता हूँ, मगर मजे करने के लिए हमारा यूं होटल के कमरे में मिलना ठीक नहीं है। वो सब मैं नहीं जानती, मुझे तुम्हारे बिना कहीं भी अच्छा नहीं लगता है। तुम्हारा यूं मुझे प्यार करना। मन तो मेरा भी नहीं लगता तुम्हारे बिना, पर मुझे अंदर से थोड़ा डर लग रहा है। तुम बस मजे करने के बारे में सोचो, बाकी सब मैं देख लूंगी किसका क्या करना है। ठीक है, तो हम रोज यहीं मिलेंगे मजे करने के लिए, बाकी सब तुम देख लेना किसका क्या करना है। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ, ड्यूटी का समय हो गया है। और थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ा प्यार करते हैं फिर चली जाना। कल का इंतजार मैं नहीं कर सकता। नहीं रुक सकती, मुझे जाना होगा। प्यार हम कल करेंगे पूरा दिन, ठीक है? और तुम भी ठीक से जाना। दोस्तों, आज की कहानी राजस्थान के जयपुर शहर की तपती सड़कों से निकली है। एक ऐसा सीधा सादा ऑटो चलाने वाला पति जिसने अपना खून पसीना एक करके अपनी पत्नी को पुलिस अफसर बनाया। लेकिन उस पति को क्या पता था कि जिस पत्नी के लिए वह अपने हाथों में छाले डाल रहा है, वही एक दिन वर्दी के घमंड और एक गैर मर्द की चाहत में अंधी होकर उसे बीच सड़क पर बेइज्जत करके घर से निकाल देगी। इन दोनों की खामोश जिंदगी में एक दिन ऐसा तूफान आया जब वक्त ने अपना पहिया पलटा और वह गरीब ऑटो वाला उसी शहर का सबसे बड़ा पुलिस अफसर बनकर लौट आया। फिर उस घमंडी पत्नी का जो खौफनाक अंजाम हुआ, वह देखकर पूरे जयपुर शहर की रूह कांप गई। कहानी में पूरी तरह खो जाने से पहले अपने रोमांस जंक्शन के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर बताना, ताकि मुझे पता चले कि मेरी आवाज कहां कहां तक पहुंच रही है। क्योंकि आपका दोस्त आरजे हमेशा आपके लिए ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां लाता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये संघर्ष भरी कहानी। सूरज आग उगल रहा था और जयपुर की सड़कों पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जलता हुआ कोयला बिछा दिया हो। उसी तपती हुई दोपहर में एक पुराना सा ऑटो अपनी पूरी रफ्तार से भाग रहा था। ऑटो चलाने वाले का नाम मोहन था। मोहन के कपड़े पसीने से पूरी तरह भीग चुके थे और उसके माथे से पसीने की बूंदें गिरकर उसकी आंखों में जा रही थीं। लेकिन मोहन के चेहरे पर कोई थकान नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और सुकून था। यह चमक किसी और के लिए नहीं, बल्कि उसकी पत्नी कविता के लिए थी। मोहन ने अपनी पूरी जवानी उस ऑटो के पहियों के साथ घिस दी थी ताकि उसकी पत्नी कविता के सपनों को उड़ान मिल सके। वह अक्सर ऑटो चलाते हुए सोचता था कि जब कविता अपनी पुलिस की वर्दी पहनकर घर से निकलती है तो पूरा मोहल्ला उसे कितनी इज्जत से देखता है। मोहन खुद तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, वह बस एक गरीब इंसान था, लेकिन उसने दिन रात एक करके अपना पेट काटकर अपनी पत्नी को इस मुकाम तक पहुंचाया था। आज भी वह सवारियों को उनके पते पर छोड़ने के लिए शहर की भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर अपना ऑटो दौड़ा रहा था, ताकि शाम को घर जाते वक्त वह अपनी पत्नी के लिए कोई अच्छी सी चीज खरीद कर ले जा सके। अचानक एक बड़े चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस वाले ने हाथ देकर मोहन का ऑटो रुकवा लिया। मोहन ने झिझकते हुए ब्रेक लगाए और ऑटो से बाहर निकला। हवलदार ने बहुत ही कड़क और रुखी आवाज में कहा कि तुमने ट्रैफिक नियम तोड़ा है और तुम्हें इसका भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। मोहन हैरान रह गया, क्योंकि वह हमेशा बहुत सावधानी से अपना ऑटो चलाता था। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर बहुत ही नम्रता से कहा कि साहब, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा है। आप चाहो तो चौराहे पर खड़े किसी भी इंसान से पूछ लो। लेकिन पुलिस वाले उसकी एक बात सुनने को तैयार नहीं थे। खाकी वर्दी के गुरूर में उन्होंने साफ कह दिया कि या तो चुपचाप जुर्माना भरो, वरना हमारे साथ थाने चलो। थाने का नाम सुनते ही मोहन के चेहरे पर डर के बजाय एक राहत की मुस्कान आ गई। उसे याद आया कि उसकी पत्नी कविता की पोस्टिंग 2 दिन पहले ही उसी इलाके के थाने में हुई है। मोहन को लगा कि यह तो बहुत अच्छी बात है। वह अपनी पत्नी के सामने जाएगा तो पुलिस वाले भी समझ जाएंगे कि यह इंस्पेक्टर मैडम का पति है और उसे इज्जत से छोड़ देंगे। उसने बिना डरे कहा कि मैं कोई जुर्माना नहीं दूंगा,
आप मुझे खुशी से थाने ले चलिए। मोहन को अपने प्यार पर पूरा विश्वास था। उसे लगा कि कविता उसकी मदद करेगी और उन हवलदारों को डांट लगाएगी कि उन्होंने एक बेकसूर ऑटो वाले को सड़क पर क्यों परेशान किया। पुलिस वाले मोहन को अपने साथ जीप में बिठाकर थाने ले गए। थाने पहुंचते ही मोहन की नजरें चारों तरफ कविता को ढूंढने लगीं। उसे एक कोने में रखी एक टूटी सी कुर्सी पर बैठा दिया गया। मोहन मन ही मन बहुत खुश था और सोच रहा था कि अभी कविता अपने केबिन से बाहर आएगी और अपने पति को देखकर दौड़ी चली आएगी। तभी उसने देखा कि इंस्पेक्टर कविता अपने केबिन से बाहर आ रही है। वह फोन पर किसी से बहुत गुस्से में बात कर रही थी। मोहन ने सुना कि कविता कह रही थी कि मेरे नाम का गलत फायदा मत उठाओ, मैंने अपनी मेहनत से यह मुकाम पाया है और आगे से मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखना। फोन काटकर कविता ने पास खड़े सिपाही से पूछा कि इस ऑटो वाले को यहाँ क्यों लाए हो। सिपाही ने सिर झुकाकर जवाब दिया कि मैडम, इसने नियम तोड़ा है और अब जुर्माना देने से मना कर रहा है। अपनी पत्नी की आवाज सुनते ही मोहन अपनी जगह से खड़ा हो गया और बहुत ही प्यार और उम्मीद भरी नजरों से कविता की तरफ देखने लगा। उसे लगा कि अब कविता उसे पहचानेगी, उसके पास आएगी और मुस्कुराएगी। लेकिन अगले ही पल जो हुआ, उसने मोहन की पूरी दुनिया को उजाड़ कर रख दिया। कविता की आंखों में पहचान की कोई चमक नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों में एक अजीब सा घमंड, नफरत और गुस्सा भरा हुआ था। कविता ने अपने पति मोहन को एक आम मुजरिम की तरह ऊपर से नीचे तक देखा। उसने मोहन के पसीने से भीगे मैले कपड़ों को देखकर मुंह बनाया और बहुत ही सख्त लहजे में कहा, ये आदमी जुर्माना नहीं देगा तो इसका ऑटो अभी इसी वक्त जब्त कर लो और इसे धक्के मारकर मेरे थाने से बाहर निकालो। मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि वह क्या सुन रहा है। जिस पत्नी को उसने अपना पेट काट कर पढ़ाया था, जिसके लिए उसने सर्दी गर्मी नहीं देखी थी, आज वह सरेआम उसे पहचानने से इनकार कर रही थी। मोहन की आंखों में आंसुओं का समंदर उमड़ आया। उसने कांपती हुई आवाज में कविता का नाम लेकर कुछ कहना चाहा, लेकिन कविता ने बहुत ही बेरुखी से उसकी तरफ से अपना मुंह फेर लिया। कविता ने हवलदार से चिल्लाकर कहा कि तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इस आदमी को यहाँ से निकालो और इसका कबाड़ा ऑटो अंदर खड़ा कर दो। अगर इसे अपना ऑटो चाहिए तो कल जाकर कोर्ट से कागज लेकर आएगा। मोहन को दो सिपाहियों ने कॉलर से पकड़ा और बहुत ही बेरहमी से घसीटते हुए थाने के बाहर धकेल दिया। मोहन बाहर सड़क की धूल में गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने गहरा अंधेरा छा गया। जिस ऑटो की एक एक रुपए की कमाई से उसने कविता की महंगी किताबें खरीदी थीं, जिस ऑटो को चलाकर उसने कविता की ट्रेनिंग का खर्च उठाया था, आज वही ऑटो कविता ने अपने गुरूर में उससे छीन लिया था। सड़क पर आते जाते लोग उस पर हंस रहे थे। मोहन रोते हुए बहुत ही भारी कदमों से अपने घर की तरफ चलने लगा। उसका दिल बुरी तरह टूट चुका था। सड़क पर चलते हुए उसे अपने वो पुराने दिन याद आ रहे थे, जब कविता रात भर पढ़ती थी और मोहन उसके लिए जागकर चाय बनाता था। घर पहुंचकर मोहन अपनी बूढ़ी माँ सुमित्रा के गले लगकर किसी छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपनी माँ को थाने की पूरी बात बताई। उसने हिचकियां लेते हुए कहा कि माँ, मेरी कविता इतनी बदल गई है कि उसने मुझे सरेआम जलील कर दिया और मेरी रोजी रोटी, मेरा ऑटो भी छीन लिया। वह मुझे देखकर ऐसे अजनबी बन गई जैसे मुझे जानती तक नहीं। सुमित्रा की आंखों से भी आंसुओं की धारा बहने लगी। उन्होंने अपने बेटे के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा, मैंने तो तुझे बहुत पहले ही कहा था कि यह लड़की एक दिन हमारे घर को बर्बाद कर देगी। तुझे याद है शादी के कुछ दिन बाद ही उसने कैसे जिद पकड़ ली थी कि उसे आगे पढ़ना है और बड़ी अफसर बनना है। हमारे पास 2 वक्त की रोटी के पैसे नहीं थे, फिर भी तूने दिन रात खून पसीना एक किया, मजदूरी की, ऑटो चलाया और उसे पढ़ाया। आज वह अफसर बन गई तो उसे हमारी गरीबी और तेरे फटे कपड़ों से शर्म आने लगी है। मोहन अपनी माँ की बाहों में सिर रखकर चुपचाप रोता रहा। उसके दिल में एक इतना गहरा दर्द था जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। उधर कविता को सरकार की तरफ से शहर के एक बहुत ही अच्छे इलाके में एक बड़ा सा सरकारी घर मिला था और वह वहीं बहुत शान से रहती थी। अगले दिन कविता अपने घर में बैठी इंतजार कर रही थी कि मोहन घबराया हुआ आएगा, उसके पैरों में गिरेगा और कोर्ट के कागज लेकर अपना ऑटो छुड़ाने की भीख मांगेगा। वह मोहन को नीचा दिखाना चाहती थी,
लेकिन सुबह से शाम हो गई और पूरा दिन बीत गया। मोहन वहां नहीं आया। मोहन के इस रवैये से कविता का घमंड और ज्यादा आहत हो गया। उसे लगा कि एक मामूली ऑटो वाले की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वह उसे नजरअंदाज करे। वह गुस्से में तिलमिला उठी और सीधे अपनी सरकारी पुलिस की गाड़ी से मोहन के उस छोटे से घर पहुंच गई। घर के अंदर का नजारा देखकर उसका खून खौल उठा। मोहन बहुत ही शांति से जमीन पर बैठकर अपनी बूढ़ी माँ के बालों में तेल लगा रहा था। किसी के चेहरे पर कोई परेशानी या घबराहट नहीं थी। यह देखकर कविता जोर से चिल्लाई। उसने कहा कि तुम लोग यहाँ इतनी बेशर्मी से आराम से बैठे हो और वहां कोर्ट में मेरा कीमती समय बर्बाद हो रहा है। तुम अपना ऑटो लेने क्यों नहीं आए? मोहन ने अपनी माँ के बालों से हाथ हटाया और बहुत ही शांत और उदास नजरों से कविता की तरफ देखा। उसने एक भी शब्द नहीं कहा। उसकी वह गहरी खामोशी कविता को शब्दों से ज्यादा चुभ रही थी। कविता अब अपनी सास सुमित्रा पर बरस पड़ी। वह जोर जोर से कहने लगी कि तुम लोग गवार के गवार ही रहोगे। तुम्हें क्या पता कि एक पुलिस अफसर की जिंदगी कैसी होती है और उसका समय कितना कीमती होता है। मैंने थाने में सब इंतजाम कर रखा था कि तुम आओगे तो मैं ऑटो छोड़ दूंगी, फिर भी तुम समय पर नहीं पहुंचे। तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो, तुम कीड़े मकोड़े हो। मोहन से अब अपनी माँ का अपमान और नहीं सहा गया। उसने अपनी जगह से उठकर एक गहरी सांस ली और बहुत ही ठंडी आवाज में कहा कि अगर तुम्हें मेरी इतनी ही चिंता थी तो उसी दिन थाने में मेरे लिए आवाज क्यों नहीं उठाई? तुम तो पुलिस अफसर हो, तुम आसानी से पता कर सकती थी कि मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा है, लेकिन तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारी कुर्सी का फायदा उठाना चाहता हूँ। तुम तो अपनी नौकरी और ताकत के नशे में इतनी चूर हो कि तुम्हें इंसानी रिश्ते और भावनाएं दिखाई ही नहीं देती। मोहन की यह बात कविता के दिल पर किसी भारी पत्थर की तरह लगी, लेकिन उसका घमंड उसके प्यार से बहुत बड़ा था। वह गुस्से में अपना पैर पटकते हुए बाहर निकली, अपनी गाड़ी में बैठी और वहां से धूल उड़ाते हुए चली गई। जब कविता के माता पिता को इस पूरे तमाशे का पता चला तो उन्होंने कविता को बहुत डांटा। उन्होंने फोन पर कहा कि मोहन एक बहुत ही अच्छा और सच्चा इंसान है, जिसने तुम्हारे लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी और तुम उसके साथ ऐसा नीच बर्ताव कर रही हो। लेकिन वर्दी की चमक और शहर की हवा में अंधी हो चुकी कविता ने अपने ही माता पिता का बुरी तरह अपमान कर दिया। उसने साफ कह दिया कि आप लोग मेरी जिंदगी में दखल मत दीजिए। मुझे अब तुम जैसे छोटे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। कविता के इस जहरीले बर्ताव से उसके माता पिता का दिल हमेशा के लिए टूट गया और उन्होंने अपनी बेटी से अपने सारे रिश्ते खत्म कर लिए। उसका सगा भाई भी उसे समझाते समझाते थक गया, लेकिन कविता ने उसे भी बुरा भला कहकर अपने घर से निकाल दिया। अब कविता दुनिया की नजरों में बिल्कुल अकेली हो गई थी। बस उसका वह झूठा रुतबा और घमंड ही उसका साथी था। कविता ने अपने सरकारी घर में काम करने के लिए एक अधेड़ उम्र की नौकरानी रख ली थी, जिसका नाम चंपा था। कविता खुद सुबह जल्दी निकल जाती और देर रात तक घर लौटती। एक दिन दोपहर के समय चंपा घर का कुछ सामान लेने बाजार गई थी। उसी बाजार में सुमित्रा भी घर का कुछ राशन लेने आई थी। चंपा ने सुमित्रा को देखा तो वह उनके पास आई और बहुत घबराते हुए बताने लगी कि मां जी, मैडम के घर में रोज एक अजनबी साहब आते हैं, वो भी पुलिस की वर्दी में होते हैं। छुट्टी वाले दिन तो वह पूरा दिन उन्हीं के घर पर रहते हैं। जब भी वह साहब आते हैं तो मैडम बहुत खुश होती है। वह अच्छे कपड़े पहनती है और दोनों कमरे में बंद होकर जोर जोर से हंसते हैं। मुझे तो वहां काम करने में बहुत डर लगता है। यह सुनते ही सुमित्रा का दिल धक धक करने लगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी बहू, जिसे उनके बेटे ने देवी की तरह पूजा था, वह इतना नीच और गंदा काम कैसे कर सकती है। चंपा ने सुमित्रा से साफ कहा कि मैडम ने मुझे सख्त हिदायत दी है कि मैं आपके परिवार के किसी भी इंसान से ना मिलूं, इसलिए मैं अब जा रही हूं। सुमित्रा भारी मन से अपना सामान लेकर घर लौट आई। घर आकर वह बहुत बेचैन हो गई और इधर उधर टहलने लगी। वह सोच रही थी कि क्या यह गंदी बात मोहन को बतानी चाहिए। कहीं मोहन यह सुनकर कोई गलत कदम ना उठा ले या अपनी जान ना दे दे। लेकिन एक सच्चे पति से इतना बड़ा और घिनौना सच कैसे छुपाया जा सकता था। रात को जब मोहन थका हारा खाना खाने बैठा तो सुमित्रा से रहा नहीं गया। उन्होंने रोते हुए उसे बाजार वाली सारी बात बता दी।
मान ने बताया कि कैसे एक गैर मर्द की वजह से उस सरकारी घर में यह सब चल रहा है और कविता ने कैसे उन्हें धोखा दिया है। मोहन के हाथ से खाने का निवाला छूटकर थाली में गिर गया। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने अपनी मुट्ठी को इतनी जोर से भींचा कि उसकी नसें तन गईं। उसने अपनी मां के सामने कसम खाई कि वह अपनी आंखों से इस सच को देखेगा और इसका फैसला करेगा। अगली सुबह रविवार का दिन था और कविता की थाने से छुट्टी थी। मोहन ने अपनी मां को साथ लिया और बिना किसी को कुछ बताए सीधे कविता के सरकारी घर पहुंच गया। दरवाजे पर पहुंचकर मोहन ने लगातार कई बार जोर जोर से घंटी बजाई। काफी देर तक कोई आवाज नहीं आई। फिर कुछ देर बाद दरवाजा खुला। अंदर से कविता अपनी नींद भरी आंखों को मलते हुए बाहर आई। दरवाजे पर मोहन और उसकी मां को एक साथ खड़े देखकर कविता के चेहरे का सारा रंग उड़ गया। वह बुरी तरह हड़बड़ा गई और अपनी चोरी पकड़े जाने के डर से घबराहट छुपाने के लिए गुस्से में चीखने लगी। उसने कहा कि तुम लोग यहाँ बिना बुलाए कैसे आ गए? तुम्हें मेरे घर के अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई? निकलो यहाँ से। मोहन ने उसके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उसने बहुत ही कठोरता से कविता को कंधे से धक्का दिया और सीधा घर के अंदर बेडरूम की तरफ घुस गया। बेडरूम के अंदर का नजारा देखकर मोहन के शरीर का सारा खून खौलने लगा और उसकी आंखों के सामने लाल रंग छा गया। कमरे के बीचों बीच रखे एक बहुत बड़े और आरामदायक पलंग पर एक नौजवान आदमी बिना कमीज के लेटा हुआ था। एक पति के लिए अपनी जिंदगी में इससे बड़ा दर्द और क्या हो सकता था कि उसकी पत्नी, जिसे उसने अपने खून पसीने से सींचा हो, वह किसी और मर्द के साथ सो रही है। मोहन का दिमाग सुन्न हो गया। वह पलटा और उसने अपनी पूरी ताकत जमा करके कविता के गाल पर एक ऐसा जोरदार थप्पड़ जड़ा जिसकी आवाज पूरे घर में गूंज उठी। कविता इस अचानक हुए हमले से लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। थप्पड़ की आवाज सुनकर वह अजनबी आदमी हड़बड़ाकर बिस्तर से उठ बैठा। उसने जल्दी से अपनी कमीज पहनते हुए बहुत ही गुरूर में कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कविता पर हाथ उठाने की? तुम हो कौन दो कौड़ी के इंसान और यहाँ क्या कर रहे हो? कविता ने अपना लाल हो चुका गाल सहलाते हुए उस आदमी की तरफ देखा और बहुत ही नफरत भरी आवाज में बोली कि विक्रम, यही वह मेरा अनपढ़ और गवार पति है जिससे मेरी जिंदगी नर्क हो गई है। विक्रम का नाम सुनकर मोहन यह समझ गया कि यह वही विक्रम है जो कविता का सीनियर पुलिस अफसर है। यह सुनकर मोहन आग बबूला हो गया। वह विक्रम की तरफ झपटा ताकि उसे जान से मार सके, लेकिन तभी उसकी मां ने बीच में आकर मोहन का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। मां ने रोते हुए कहा कि बेटा, अपने हाथ इस गंदगी में मत कर। यह औरत अब हमारे किसी काम की नहीं है। जो औरत अपने पति के बलिदान को भूलकर किसी गैर की बाहों में चली जाए, वह इंसान कहलाने के लायक नहीं है। अपनी मां के आंसू देखकर मोहन ने एक लंबी और गहरी सांस ली और अपने उबलते हुए गुस्से पर काबू किया। मोहन ने जमीन पर बैठी कविता की तरफ देखकर बहुत ही सर्द आवाज में कहा कि तो यह था तुम्हारा वह जरूरी काम और तुम्हारी वह बड़ी हैसियत जिसके लिए तुमने हमारा बसा बसाया घर तोड़ दिया। तुम्हारा यह नया साथी कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा ही सीनियर पुलिस अफसर विक्रम है। मुझे अब सब पता चल गया है कि तुम्हारी ट्रेनिंग के समय से ही इसके साथ तुम्हारे गंदे रिश्ते थे। इसी की वजह से तुम्हें मेरे मैले कपड़ों से बदबू आने लगी थी और तुमने मुझे थाने से जलील करके निकाला था। अब जब सारी सच्चाई शीशे की तरह सामने आ ही गई थी तो कविता ने भी अपनी बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। उसने जमीन से उठकर सीधे खड़े होकर कहा कि हाँ, ये सच है और अच्छा ही हुआ कि तुम दोनों ने ये सब अपनी आंखों से देख लिया। मैं एक बड़ी अफसर हूँ और तुम एक मामूली ऑटो चलाने वाले। हमारा कोई मेल नहीं है। विक्रम मेरे लेवल का इंसान है। अब मुझे तुम जैसे छोटे और गरीब इंसान के साथ यह झूठा और घुटने वाला रिश्ता निभाने की कोई जरूरत नहीं है। आज के बाद कभी अपनी यह मनहूस शक्ल मुझे मत दिखाना। मोहन बिना कुछ कहे दरवाजे की तरफ मुड़ गया। उसकी मां भी चुपचाप सिर झुकाए उसके पीछे पीछे चलने लगी। तभी कविता ने पीछे से जोर से आवाज दी और कहा कि रुक जाओ। वह अंदर कमरे में गई और एक फाइल लेकर आई। उसने वह फाइल मोहन के मुंह पर पूरी ताकत से मारते हुए कहा कि मैंने तुम्हारे नाम के तलाक के कागज बहुत पहले ही तैयार करवा लिए थे। इन पर अपने गवारों वाले दस्तखत करो और मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए दफा हो जाओ।
मोहन ने बिना एक पल की देरी किए, बिना कोई आंसू बहाए उन कागजों पर साइन कर दिए और हमेशा के लिए उस मनहूस घर से बाहर निकल गया। घर लौटकर मोहन अपने छोटे से घर के एक कोने में सिर पकड़कर घंटों बैठा रहता था। उसकी जिंदगी ताश के पत्तों की तरह बिखर चुकी थी। वह सोच रहा था कि अब वह अपना भविष्य कैसे संवारेगा। उसका ऑटो भी जा चुका था और उसकी पत्नी भी। उसके पास जीने का कोई मकसद नहीं था। सुमित्रा अपने इकलौते बेटे की यह जिंदा लाश जैसी हालत देख नहीं पा रही थी। एक दिन वह उठी और कमरे के कोने में रखे एक बहुत पुराने लोहे के संदूक को खोलने लगी। उस संदूक में मोहन के पिता की कुछ पुरानी चीजें और कागज रखे थे। माँ उस संदूक में कुछ ढूंढने लगी। काफी देर तक पुरानी चीजें उलटने पलटने के बाद माँ के हाथ में एक पीले रंग का बहुत पुराना मुड़ा हुआ कागज लगा। वह कागज लेकर माँ धीरे से मोहन के पास आई। उन्होंने वह कागज मोहन के हाथ में थमाते हुए कहा कि बेटा जरा इसे पढ़कर बताइए क्या लिखा है। शायद तेरे बाबूजी की कोई पुरानी अमानत है। मोहन ने बेमन से वह पुराना कागज खोला। जैसे जैसे वह उस कागज को पढ़ता गया, उसकी आंखें चौड़ी होती गईं और उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आने लगे। मोहन अपनी जगह से झटके से खड़ा हो गया। उसने माँ से कहा कि माँ, यह तो हमारे गांव वाली उस बंजर जमीन के कागज हैं, जिसे बाबूजी बिल्कुल बेकार समझकर बरसों पहले छोड़ गए थे। मोहन ने अगले ही दिन शहर के एक बहुत बड़े और नामी वकील से उस कागज की जांच करवाई। वकील ने कागजों की जांच करने के बाद जो बताया, उसे सुनकर मोहन के होश उड़ गए। शहर का विकास बहुत तेजी से हो रहा था और वह पुरानी बंजर जमीन अब जयपुर शहर के सबसे महंगे और पॉश इलाके के बीचों बीच आ गई थी। उस जमीन पर अब एक बड़ा मॉल बनने वाला था। उस जमीन की कीमत अब हजारों में नहीं बल्कि करोड़ों में थी। किस्मत ने मोहन के लिए एक बहुत बड़ा और नया दरवाजा खोल दिया था। जिस मोहन को कविता ने उसकी गरीबी का ताना मारकर छोड़ा था, आज भगवान ने उसे छप्पर फाड़कर दौलत दी थी। मोहन ने बिना कोई देरी किए एक बिल्डर के साथ उस जमीन का सौदा कर दिया और कुछ ही दिनों में उसके बैंक खाते में कई करोड़ रुपए आ गए। अब मोहन सड़कों पर धक्के खाने वाला एक गरीब ऑटो वाला नहीं रहा था। उसने सबसे पहले शहर के एक बहुत ही शांत और अच्छे इलाके में एक बहुत ही सुंदर और बड़ा बंगला खरीदा। अपनी माँ को सुख सुविधा की हर चीज लाकर दी। लेकिन मोहन बहुत समझदार था। वह जानता था कि सिर्फ पैसे से इंसान को सच्ची इज्जत नहीं मिलती। पैसे से पेट भर सकता है, लेकिन जो घाव कविता ने उसके आत्मसम्मान पर दिया था, वह सिर्फ रुतबे से भर सकता था। उसे वह रुतबा चाहिए था जिसका घमंड कविता को था। मोहन पढ़ाई में बचपन से ही बहुत तेज था, लेकिन घर की गरीबी और फिर कविता की पढ़ाई के खर्चे उठाने के चक्कर में उसने अपनी किताबी दुनिया को बहुत पीछे छोड़ दिया था। अब मोहन ने तय किया कि वह फिर से पढ़ेगा और एक ऐसा मुकाम हासिल करेगा कि यह जालिम दुनिया बस देखती रह जाएगी। उसने शहर की सबसे अच्छी और महंगी कोचिंग क्लास में दाखिला ले लिया। उसने दिन रात एक करके पुलिस अफसर बनने की तैयारी शुरू कर दी। वह दिन में 18 घंटे पढ़ता था। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, खाकी वर्दी। दूसरी तरफ मोहन की मां ने इतने बड़े बंगले में खाली बैठने के बजाय नए घर में ही अचार और पापड़ बनाने का एक छोटा सा काम शुरू कर दिया। वह बचपन से ही बहुत स्वादिष्ट अचार बनाती थी। कुछ दिनों बाद वही नौकरानी चंपा, जो कविता के घर काम करती थी, वह रोती हुई सुमित्रा के पास आई। उसने बताया कि कविता ने उसे बिना किसी गलती के बहुत बुरी तरह बेइज्जत करके नौकरी से निकाल दिया है और अब उसके पास अपने बच्चों को खिलाने तक के पैसे नहीं हैं। सुमित्रा का दिल बहुत बड़ा और साफ था। उन्होंने पुरानी बातें भुलाकर उस गरीब चंपा को अपने पास काम पर रख लिया। धीरे धीरे मां के हाथ के बने अचार का स्वाद पूरे जयपुर शहर में मशहूर हो गया और उनका यह छोटा सा काम एक बहुत बड़े व्यापार में बदल गया। अब मोहन के घर में खुशियों और पैसों की कोई कमी नहीं थी। पैसे पानी की तरह आ रहे थे। बस कमी थी तो मोहन की कामयाबी की, जिसका वह बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 2 साल तक मोहन ने बाहरी दुनिया से अपना सारा नाता तोड़ लिया। उसने अपने कमरे की खिड़कियां तक बंद कर ली थीं और वह सिर्फ अपनी किताबों के समंदर में डूबा रहता था। उसने ना कोई त्योहार मनाया, ना किसी रिश्तेदार के घर गया और फिर एक दिन उसकी यह कठोर तपस्या रंग लाई।
जब राजस्थान पुलिस विभाग का फाइनल रिजल्ट आया तो मोहन ने पूरे राज्य में टॉप किया था। मोहन का चयन सीधे एसपी के पद पर हो गया था। यह कोई मामूली बात नहीं थी। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। अगले दिन जयपुर के सारे अखबारों के पहले पन्ने पर मोहन की तस्वीर छपी थी और उसके नीचे बहुत ही मोटे अक्षरों में लिखा था कि एक गरीब ऑटो वाला बना शहर का सबसे बड़ा एसपी। मोहन की ये संघर्ष भरी कहानी रातों रात पूरे देश में वायरल हो गई। बड़े बड़े टीवी और न्यूज चैनल वाले उसका इंटरव्यू लेने के लिए उसके बंगले के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहने लगे। मोहन ने बहुत ही शान और गर्व से अपनी पुलिस की नई खाकी वर्दी पहनी, जिसके कंधों पर सितारे चमक रहे थे, और अपनी मां के पैरों में गिरकर उनका आशीर्वाद लिया। सुमित्रा की आंखों से आज खुशी के आंसू बह रहे थे। जब मोहन को अपनी पोस्टिंग चुनने का मौका मिला तो उसने जानबूझकर जयपुर के उसी इलाके को चुना जहां कविता और उसका प्रेमी अफसर विक्रम काम करते थे। वह किसी से बदला नहीं लेना चाहता था, लेकिन वह यह जरूर देखना चाहता था कि समय का यह चक्र जब उल्टा घूमता है तो इंसान के घमंड की क्या हालत होती है। इधर कविता की जिंदगी एक भयानक दलदल में तब्दील हो चुकी थी। जिस सीनियर अफसर विक्रम के लिए उसने अपना हंसता खेलता घर तोड़ा था, वह असल में एक बहुत बड़ा धोखेबाज और शैतान इंसान था। विक्रम पहले से ही शादीशुदा था और उसके 2 बड़े बड़े बच्चे भी थे। यह बात उसने कविता से छुपा कर रखी थी। उसने कविता को सिर्फ अपने जिस्मानी मतलब और मौज मस्ती के लिए इस्तेमाल किया था। जब कविता को कुछ समय बाद इस बात का पता चला और उसने उस गंदे अफसर से अपना रिश्ता तोड़ने की कोशिश की, तो उस शैतान ने अपना असली और खौफनाक रंग दिखा दिया। उसने कविता को एक वीडियो दिखाया। वह वीडियो तब का था जब कविता ने एक बहुत बड़े क्रिमिनल को छोड़ने के बदले में लाखों रुपए की भारी रिश्वत ली थी। विक्रम ने वह वीडियो अपने मोबाइल में छुपकर रिकॉर्ड कर लिया था। उसने कविता की गर्दन पकड़कर धमकी दी कि अगर वह उससे दूर जाने की सोचेगी या किसी को उनके रिश्ते के बारे में बताएगी तो वह यह वीडियो पूरे विभाग और मीडिया में वायरल कर देगा। कविता उस वीडियो को देखकर बुरी तरह कांप गई। उसे अपनी नौकरी और अपनी झूठी इज्जत जाने का खौफ सताने लगा। अब कविता उस अफसर की एक बेबस गुलाम बन चुकी थी। वह इंसान हर दिन कविता को ब्लैकमेल करता और उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता। कविता अंदर ही अंदर घुटने लगी थी। उसका वह सारा घमंड जो कभी मोहन के सामने उबलता था, अब मिट्टी में मिल चुका था। उसने ठीक से खाना पीना भी छोड़ दिया था। उसके चेहरे की वह चमक गायब हो गई थी और वह बहुत कमजोर, बीमार और उम्र दराज सी दिखने लगी थी। विक्रम ने उस पर इतनी पाबंदी लगा दी थी कि वह किसी से फोन पर बात भी नहीं कर सकती थी और ना ही अपनी मर्जी से कहीं जा सकती थी। इसी बीच शहर में नए एसपी के आने की खबर से पूरे पुलिस महकमे में हलचल मच गई। सबको पता चल गया था कि नया एसपी कोई और नहीं बल्कि मोहन है। कविता ने जब यह खबर सुनी तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर लोहे का हथौड़ा मार दिया हो। वह इंसान जिसे उसने सरेआम गवार और अनपढ़ कहकर धक्के मारकर घर से निकाला था, आज वह उसका सबसे बड़ा बॉस बनकर आ रहा था। कविता शर्म के मारे जमीन में गड़ जाना चाहती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह मोहन का सामना कैसे करेगी। नए एसपी के स्वागत के लिए पुलिस हेडक्वार्टर में एक बहुत बड़ी और शानदार पार्टी का आयोजन किया गया था। शहर के सारे छोटे बड़े पुलिस वाले, नेता और पत्रकार वहां मौजूद थे। विक्रम भी वहां था। कविता भी डरते डरते और अपना चेहरा छुपाते हुए उस पार्टी में पहुंची थी। उसने अपना चेहरा छुपाने की बहुत कोशिश की। वह सबसे पीछे की कुर्सी पर जाकर बैठ गई ताकि किसी की नजर उस पर ना पड़े। लेकिन स्टेज पर खड़े मोहन की तेज नजर उस भीड़ में भी अपनी उस बेवफा पत्नी पर पड़ ही गई। मोहन ने माइक अपने हाथ में लिया और अपनी बहुत ही शांत लेकिन शानदार आवाज में सबको संबोधित करना शुरू किया। उसने अपने भाषण के बीच में जानबूझकर इंस्पेक्टर कविता का नाम लिया और कहा कि आज हमारे बीच एक ऐसी बहादुर महिला इंस्पेक्टर मौजूद हैं जिन्होंने पुलिस विभाग का बहुत नाम रोशन किया है। मैं चाहूंगा कि वह स्टेज पर आएं और अपने तजुर्बे से 2 शब्द कहें। कविता का नाम सुनते ही पूरे हॉल में तालियां बजने लगीं। सब लोग कविता की तरफ देखने लगे। कविता के पैर कांप रहे थे और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लग रहा था जैसे वह स्टेज की तरफ नहीं बल्कि फांसी के फंदे की तरफ जा रही है।
भारी कदमों से वह स्टेज की सीढ़ियां चढ़ने लगी। जैसे ही वह मोहन के सामने पहुंची, उसने नजर उठाकर मोहन की तरफ देखा। मोहन की वर्दी चमक रही थी और उसकी आंखों में कोई गुस्सा या नफरत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी गहरी शांति थी जो कविता को अंदर तक डरा रही थी। वह शांति एक विजेता की थी। कविता ने कांपते हाथों से माइक हाथ में लिया, लेकिन उसके सूखे हुए गले से कोई आवाज नहीं निकली। अचानक उसके दिमाग में पुरानी यादें घूमने लगीं। कैसे मोहन चिलचिलाती धूप में ऑटो चलाता था, कैसे उसने मोहन को थाने से धक्के मारकर निकाला था, कैसे उसने तलाक के कागज उसके मुंह पर मारे थे। यह सब सोचकर कविता का दिमाग चकरा गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह सबके सामने स्टेज पर बेहोश होकर धड़ाम से गिर पड़ी। पूरे हॉल में अफरा तफरी मच गई। तुरंत एम्बुलेंस बुलाई गई और कविता को शहर के सबसे बड़े अस्पताल में ले जाया गया। मोहन भी एक एसपी की हैसियत से अस्पताल पहुंचा ताकि सारी कार्यवाही ठीक से हो सके। डॉक्टर ने बाहर आकर मोहन को बताया कि सर, यह इंस्पेक्टर अंदर से पूरी तरह खोखली हो चुकी है। इन्होंने कई दिनों से कुछ ठीक से खाया नहीं है और यह भयानक डिप्रेशन का शिकार है। इनके दिमाग की नसें फट सकती हैं। मोहन ये सुनकर हैरान रह गया। उसने सोचा कि जो औरत कुछ साल पहले अपनी ताकत पर इतना घमंड करती थी, उसकी ये हालत कैसे हो गई। कुछ दिनों बाद कविता को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वह अपने सरकारी घर लौट आई, लेकिन अब वह पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे अब समझ आ रहा था कि उसने अपने सच्चे पति को छोड़कर कितनी बड़ी और भयानक गलती की है। वह मोहन से मिलकर अपने गुनाहों की माफी मांगना चाहती थी। एक दिन कविता बहुत हिम्मत करके बाजार की तरफ निकली। उसने बहुत ही साधारण से कपड़े पहने थे और उसके बाल भी बिखरे हुए थे। वह बिल्कुल एक भिखारन जैसी लग रही थी। तभी उसकी नजर सामने से आ रही अपनी पूर्व सास सुमित्रा पर पड़ी। सुमित्रा अब बहुत ही शानदार और महंगे कपड़े पहनती थी और उनके चेहरे पर एक अलग ही रौनक और सुकून था। वह अपनी एक बड़ी गाड़ी से उतरी थी। कविता दौड़कर अपनी सास के सामने गई और सरेआम बाजार में उनके पैरों में गिर पड़ी। उसने फूट फूट कर रोते हुए कहा कि माँ जी, मुझे पहचान लीजिए, मैं आपकी बहू कविता हूँ। सुमित्रा ने अपने चश्मे के पीछे से ध्यान से नीचे देखा। कविता इतनी कमजोर और बीमार लग रही थी कि उसे एक बार में पहचानना मुश्किल था। सुमित्रा ने अपना पैर पीछे खींचते हुए बहुत ही कड़क और रुखी आवाज में कहा कि मेरी कोई बहू नहीं है। तुम कौन हो और सरेआम मुझे मां जी क्यों कह रही हो? कविता ने अपने दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा कि मां जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे उस शैतान विक्रम ने बर्बाद कर दिया है। कृपया मुझे माफ कर दीजिए और मोहन से कहिए कि वह मुझे वापस अपना ले। मैं अब सब कुछ ठीक कर दूंगी। सुमित्रा ने बहुत ही सख्त लहजे में जवाब दिया कि लड़की, तूने मेरे बेटे का जो साफ दिल तोड़ा है और उसे जो आंसू दिए हैं, उसकी इस जन्म में कोई माफी नहीं है। तूने जो धोखे के बीज बोए थे, आज तू वही कड़वी फसल काट रही है। भगवान ने तुझे तेरी करनी का फल दे दिया है। अब हमारे रास्ते हमेशा के लिए अलग हैं। यह कहकर सुमित्रा बिना पीछे मुड़े अपनी शानदार गाड़ी में बैठकर वहां से चली गई। कविता बाजार के बीचों बीच जमीन पर बैठकर पागलों की तरह रोने लगी। लोग उसे कोई सड़की हुई पागल औरत समझकर वहां से गुजर रहे थे। अब कविता की बर्दाश्त की सारी हदें पार हो चुकी थीं। वह सीधा उस सीनियर अफसर विक्रम के घर पहुंच गई। उसने पागलों की तरह उस अफसर का कॉलर पकड़ लिया और चीखते हुए बोली कि तूने मेरी जिंदगी नर्क बना दी है। तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब मैं तेरी और धमकियां नहीं सहूंगी। तुझे वह रिश्वत वाला वीडियो वायरल करना है तो कर दे, मेरी जान लेनी है तो ले ले, लेकिन अब मैं तेरे इस गंदे जाल में और नहीं रहूंगी। विक्रम ने कविता को एक जोरदार धक्का दिया और बहुत ही कमीनी हंसी हंसते हुए कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारी यही जिद है तो आज तुम्हारा खेल हमेशा के लिए खत्म। उसी रात उस शैतान विक्रम ने कविता का वह रिश्वत लेने वाला वीडियो इंटरनेट पर डाल दिया। सुबह होते होते वह वीडियो पूरे जयपुर शहर के हर इंसान के मोबाइल पर पहुंच गया। पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। ऊपर से तुरंत सख्त ऑर्डर आए और कविता को उसकी नौकरी से हमेशा के लिए बर्खास्त कर दिया गया। एक झटके में कविता की वह वर्दी छिन गई जिस पर उसे इतना घमंड था, जिस रुतबे के लिए उसने अपना हंसता खेलता घर उजाड़ दिया था।
वह रुतबा आज खाक में मिल चुका था। अब उसे सरकारी घर भी खाली करना पड़ा। कविता पूरी तरह से सड़क पर आ गई थी। वह बेतहाशा सड़कों पर भाग रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह कहां जाए। उसने एक फोन बूथ से अपने सगे भाई को फोन किया और रोते हुए मदद मांगी, लेकिन उसके भाई ने साफ कह दिया कि तुम्हारे इसी घमंड और तुम्हारे गंदे कर्मों के कारण हमारे माता पिता घुट घुट कर मर गए। तुम हमारे लिए उसी दिन मर चुकी थी जिस दिन तुमने मोहन जैसे देवता इंसान को धोखा दिया था। मेरे घर का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद है। भाई की बात सुनकर कविता के हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिर गया। अब पूरे शहर में उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। वह रात के घने अंधेरे में भटकती हुई मोहन के नए बंगले के बाहर पहुंच गई। बहुत बड़ा बंगला था और बाहर 2 सिक्योरिटी गार्ड बंदूक लिए खड़े थे। कविता ने पागलों की तरह गार्ड से लड़ना शुरू कर दिया और जोर जोर से मोहन का नाम पुकारने लगी। शोर सुनकर मोहन खुद बाहर आया। कविता मोहन को देखकर उसके पैरों में गिर पड़ी और गिड़गिड़ाने लगी। मोहन, मुझे बचा लो, मेरी नौकरी चली गई है। मेरे पास रहने को कोई घर नहीं है। मुझे अपने घर में एक नौकरानी बनाकर ही रख लो। बस मुझे यहां से सड़क पर मत भगाओ। मैं तुम्हारी पत्नी हूं, मुझ पर रहम करो। मोहन ने बहुत ही ठंडी और कठोर नजरों से अपनी उस बेबस पत्नी को देखा। उसने कहा कि तुम मेरी पत्नी नहीं हो। तलाक के कागजों पर तुम खुद अपनी मर्जी से साइन करके मेरे मुंह पर मारकर गई थी। आज के बाद अगर तुमने मेरे घर या मेरे परिवार के आसपास भी भटकने की कोशिश की तो मैं शहर का एसपी हूं। तुम्हें पुलिस के डंडों से मार मारकर हमेशा के लिए जेल में सड़ा दूंगा। मोहन ने मुड़कर अपने गार्ड से कहा कि इस भिखारी औरत को यहां से अभी भगा दो। गार्ड ने कविता को कॉलर से पकड़ा और धक्का देते हुए सड़क पर फेंक दिया। मोहन अंदर गया और उसने बहुत जोर से अपने घर का बड़ा सा लोहे का दरवाजा बंद कर लिया। उस भारी दरवाजे के बंद होने की आवाज कविता के दिल पर हथौड़े की तरह लगी। वह सड़क पर पड़ी पूरी रात रोती रही, तड़पती रही, लेकिन किसी ने उसकी एक चीख नहीं सुनी। कुछ महीनों तक कविता पागलों की तरह जयपुर की सड़कों पर घूमती रही। उसके कपड़े फट चुके थे। वह कूड़े के ढेर से बचा हुआ सड़ा खाना ढूंढकर खाती और रात को सड़क किनारे आवारा कुत्तों के साथ सो जाती। उसकी दिमागी हालत पूरी तरह खराब हो चुकी थी। वह राह चलते लोगों को रोक कर कहती थी कि मैं एक इंस्पेक्टर हूं, मुझे मेरा ऑटो दे दो, मुझे मोहन के पास जाना है। लेकिन लोग उसे पागल समझकर पत्थर मारते और वहां से भगा देते। एक दिन शहर में बहुत तेज बारिश हो रही थी। कविता उसी चौराहे पर बैठी थी जहां उसने पहली बार खाकी के घमंड में मोहन का ऑटो जब्त करवाया था। ठंड और भूख से उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। उसे अचानक मोहन का वह मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आया जब वह प्यार से उसे अपने हाथों से खाना खिलाता था। एक जोर की और दर्दनाक चीख कविता के गले से निकली और फिर उसकी सांसें हमेशा के लिए खामोश हो गईं। अगली सुबह उसी चौराहे पर कूड़े के ढेर के पास एक लावारिस लाश पड़ी थी, जिसे उठाने वाला भी कोई नहीं था। वह लाश उसी घमंडी और खूबसूरत इंस्पेक्टर कविता की थी, जिसने अपनी एक गलत चाहत के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि इंसान को कभी भी अपनी कामयाबी और रुतबे पर घमंड नहीं करना चाहिए। जो इंसान बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा रहा, जिसने आपको बनाया, उसे कभी धोखा मत देना, क्योंकि वक्त का पहिया जब घूमता है तो बड़े से बड़े घमंडी को सड़क की धूल चटा देता है। अगर कविता ने अपने सच्चे पति का सम्मान किया होता तो आज वह एक खुशहाल जिंदगी जी रही होती, लेकिन उसके अपने ही कर्मों ने उसे इस खौफनाक मौत तक पहुंचाया। उम्मीद है आपको रोमांस जंक्शन की यह दिल को छू लेने वाली कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं एक नई और दर्द भरी कहानी के साथ।